अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हुकूमत जे हवाले सां मुल्क जे 24 वज़ीर आज़म जी हैसियत सां अॼु नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ शहबाज शरीफ़ वज़ारत उज़्मा जो उहिदो संभाले वरितो आहे। शहबाज शरीफ़ मुल्क जो अॼु खां वज़ीर आज़म थियण खां पोइ हुन पंहिंजूं एक्टिविटीज़ शुरू करे छॾियूं आहिनि। इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ अहम शख़्सियतनि पारां जेका हलफ़ बरदारी तक़रीब में शिरकत कई वई, इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका स्पीच कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुतालबो आहे त चीफ जस्टिस जी सरबराही में 9 मई वाक़िअनि ते कमीशन जोड़ियो वञे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु त हू KPK जे वज़ीर आला पारां इंक्वायरी जो जेको मुतालबो आहे उन जी हिमायत करे थो ऐं खेसि यकीन ॾियारियो वञे त जेका बि इंक्वायरी जी रिपोर्ट हूंदी उनखे KPK जे वज़ीर पारां तस्लीम कयो वेंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु त 9 मई ते जुडिशियल कमीशन ठाहे वञे ऐं चीफ जस्टिस खे इन जो सरबराह मुक़ररु कयो वञे। इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं अहम जेका ख़बर आहे उहा आहे इलेक्शन कमीशन पारां जेको फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो हो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी मख़सूस सीटनि जे हवाले सां, उहो फ़ैसिलो इलेक्शन कमीशन पारां महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो जेको अॼु जारी कयो वियो, इन मूजिबि इहे जेके सीटूं आहिनि मख़सूस जेके सीटुनि जो फ़ैसिलो हो, इहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खे इहे सीटूं अलाट न कयूं वेंदियूं, इहे ॿियनि जमातनि खे ॾिनियूं वेंदियूं। इन ई हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां जिन महिमाननि मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे, तारुफ़ कराईंदी हलां। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी जो इकबाल सान साहब मूंसां गॾु आहे। इकबाल साहब आपको भी बहुत वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सरबुलंद खान साहब मूंसां ज्वाइन कयो आहे। सरबुलंद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सरबुलंद साहब, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्या कहिएगा इलेक्शन कमीशन का जो महफूज किया हुआ फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो फैसला आ चुका है कि ये नशिस्तें अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलाटनी होंगी, क्या कहिएगा? ये बहुत अफसोसनाक है। कानून आइन का मैं समझता हूँ कि ये मजाक है कि आज जो जमात जीत चुकी है, जिसके पास मखसूस नशिस्तों का हक है, एक इस्तेकाक है, और वो अगर नहीं दिया गया तो फिर इस पे तो हमारा जो आइनी या कानूनी अमल होगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये एक किस्म के से भोंडा मजाक है कि जो जमात जीत चुकी है, जिसका असम्बली के अंदर तनासुब के हिसाब से जो हक बनता है रिजर्व सीटों का, जिसमें खवातीन की और माइनॉरिटी की नशिस्तें हैं, तो मैं समझता हूँ ये PTI के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है बड़ी ज्यादती है। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहिएगा? रिमार्क्स आपने सुने। बुलंद साहब PTI के मुंतखब जो है मेंबर सिंध असेंबली है, और इनका कहना है कि ये बड़ी ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है बड़ा अफसोसनाक है। इस हवाले से वो कानूनी चारा जो भी मामलात वो करेंगे, लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। क्या आप क्या कहेंगे इस फैसले पे, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुनासिब अल्फाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है। अब ये PTI नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले लेने के लिए आइन और कानून पर अमल दरामद भी 100% जरूरी है। अगर सरबुलंद साहब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल ना करते और इलेक्शन गुजर जाने के बाद ये कहते कि नहीं, मैं तो हल्के के अवाम का बड़ा दिलदादा हूँ और हल्के के अवाम मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे तो जो है वो कौमी या सूबाई असम्बली में सीट मिलनी चाहिए, तो ये बात गलत होती, ये दीवानों जैसी बात होती। आइन और कानून के मुताबिक स्पेशल सीटों के लिए इंतखाबात शुरू होने से पहले एक नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जमा करवानी थी। वो जब उन्होंने जमा नहीं करवाई तो इसका मतलब है उन्होंने नॉमिनेशन पेपर ही जमा नहीं करवाए। जब नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए तो सीटें किस बात की नहीं मिल सकती। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन का 100% दुरुस्त है। उसी तरह जिस तरह इन्होंने पहले इलेक्शन करवाए PTI के, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके 2 और पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील यानी खान साहब भी और इनके
दूसरे क्या नाम है उनके वकील का, खोसा साहब। अजी अली साहब, जी। दोनों किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके और उन्होंने फिर माफी भी मांगी कि इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने जो इल्जाम लगाया वो गलत था, और फिर उसके बाद वो फैसला हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आपने कायदे कानून के मुताबिक अनअपोज्ड ही करवा लें, लेकिन कायदे कानून की जो पाबंदियां हैं वो तो पूरी करें। इन्होंने वो पूरी नहीं की थी। अब भी यही सूरत हाल। ठीक। इकबाल साहब, आपने मौक़िफ़ सुना सिद्दीकुल फारूक साहब का। ये बात तो 100% दुरुस्त है कि सुन्नी काउंसिल ने क्लेम ही नहीं किया था। जो फहरिस्त जो जमा करवाई जाती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो जो लिस्ट दी जाती है, वो लिस्ट उन्होंने जमा नहीं कराई थी, तो उसके मुताबिक ये फैसला आना जो है वो यकीनी था, इम्कान था, कभी इम्कान के इसी तरह का जो है वो डिसीजन आएगा। क्या कहिएगा? ज़ाहिर है ये जो आईनी हवाले से जो लवाजमात हैं वो पूरे ना किए जाएं, उसके बावजूद ये क्लेम किया जाए, ये कहा जाए कि ये ज्यादती की गई है। मुझसे सवाल है आपका? जी, इकबाल साहब से, इकबाल साहब से। जी 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 सबीन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको सबीन, मेरे भाई सर बुलंद साहब की आवाज का आपने बात सुनी है, सिद्दीकुल फारूक साहब को देखकर सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने अपने जो गुफ्तगू में सवाल है, सेम सवाल आपने मुझसे भी किया, और उन्होंने जाहिर है सीनियर सियासतदान है सिद्दीकुल फारूक साहब, उन्होंने अपनी बात कही है और मैं ये समझता हूँ कि बात उनकी दुरुस्त है। देखें, जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो इलेक्शन कमीशन में आपने बिफोर इलेक्शन जमा करवानी होती है, और जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जो इलेक्शन आप जमा करवाते हैं, उन कैंडिडेट के आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने होते हैं। वो जो उनकी स्क्रूटनी होती है, उनके नॉमिनेशन पेपर में उनकी स्क्रूटनी क्लियर होती है। देन फिर जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो जितनी आपकी मेजोरिटी सीट्स होती हैं उसके मुताबिक, उसके तनासुब से आपको जो है वो रिजर्व सीट्स जो है, मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट कर दी जाती हैं, चाहे वो अक़लियत की हो चाहे वो खवातीन की हो। तो लेकिन चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ जो है वो जाहिर है एज ए पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी थी, और वहां भी इनके वकला की कमजोरियां सामने आई थी। पूरी दुनिया ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी लाइव टेलीकास्ट की गई, तो वो लाइव टेलीकास्ट में सारी दुनिया ने जो इनके केस में जो झोल था, जो उसमें कमी कोताहियां थी, वो सारी दुनिया ने देखी और उनके पास जवाब नहीं था उनका। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है अभी मखसूस नशिस्तें मांगती है, तो क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि उनका एमएनए नंबर 1 कौन होगा, सीट पे नंबर 2 कौन होगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन होगा, किसने नॉमिनेशन पेपर उनके जमा करवाए हैं, किससे क्लियर हुई है? तो मैं ये समझता हूँ मेरी बहन, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब इन्होंने एहतजाज करना है, कानून के दरवाजे सारे खुले हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में तस्दीक के खिलाफ जाना है, वो हाई कोर्ट जाए, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, उनका राइट है, इस पर एहतजाज करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी कोताही पर एहतजाज करें तो इनका हक है, अपनी कोताही पर जरूर एहतजाज करें, अपनी कमी पर जरूर एहतजाज करें। जब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना था तो मैं ये समझता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ऑलरेडी जमा करवा देनी चाहिए थी इन एडवांस। उन्होंने अपने जो रिजर्व सीट के मेंबरान थे उनकी लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा देनी चाहिए थी, उनकी स्क्रूटनी करवा लेनी चाहिए थी, उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा लेने चाहिए थे। जब ये सारा अमल आपने नहीं किया तो क्या हवा में तो नहीं होगी वो रिजर्व सीटें? तो वो रिजर्व सीटें हो नहीं सकती, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब अगर जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है तो मैं समझता हूँ कि एक आम पॉलिटिकल वर्कर को, एक सादा पॉलिटिकल वर्कर को भी ये बात समझाई जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसको समझ आ जाएगी। और पीटीआई के इतने माहिर, इतने जय्यद वकला जो हैं वो इस बात को समझने से कासिर हैं और अपनी कौम को वही तरक्की की बत्ती के पीछे ये लगा देंगे और एहतजाज, ज्यादती, रोना पीटना और ये अपने गलत फैसलों पे, अपनी गलत हिकमत अमली पे अपने कौम को आगाह नहीं करेंगे, अपने वोटर को, अपने चाहने वालों को नहीं बताएंगे कि हमारी कहाँ कमी थी, कहाँ हमारी कोताही थी, कहाँ हमारी नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है जिससे हमने हाथ धोना पड़ गया हमें। तो यकीनन ये फैसला मैं ये समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे डे 1 से मैं समझता था कि इनके पास चूंकि नॉमिनेशन पेपर ही जमा नहीं है तो मखसूस सीटें हो जाती है। ठीक, जब पेपर्स ही जमा नहीं है तो मखसूस सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये कहिएगा कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इंडोज किया इस मुतालबे को, कि जो केपी के वजीर आला का मुतालबा था कि इंक्वायरी की जाए, 9 मई का जो वाकयात हुए हैं उन्होंने उस पर कमीशन का मुतालबा किया और कहा कि इसकी जो है शफाफ इंक्वायरी की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले ये यकीन दिलाएं कि इंक्वायरी
की जो भी रिपोर्ट होगी उसको माना जाएगा, उसके बाद इस पे जुडिशियल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है, इंक्वायरी होनी चाहिए और इसका सरबराह जो है वो चीफ जस्टिस को बनाया जाए। क्या कहिएगा, क्या वाकई इस हवाले से वजीर आजम की सरबराही, वजीर आजम इस हवाले से कोई फैसला लेंगे कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? ये पहली बात तो ये है कि ये मुतालबा कि चीफ जस्टिस साहब खुद उस अदालती कमीशन के सरबराह हों, तो ये तो चीफ जस्टिस साहब की अपनी सवाबदीद है जी। ये तो इस तरह से नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट जो उन्होंने कहा है वो ले लें चीफ मिनिस्टर KPK से कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भी ये सर्टिफिकेट दे दें कि कमीशन का जो फैसला होगा वो मानेंगे। तो फिर तो मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात की अदालती इंक्वायरी ये होनी चाहिए। इसी बात को तो बिलावल ने दोहराया है कि वो पहले इंक्वायरी की वो रिपोर्ट मानेंगे, वो यकीन दिलाते हैं कि वो रिपोर्ट मानेंगे, तो फिर वो भी हिमायत करते हैं कि वाकई जो है वो इंक्वायरी अदालती जो है वो कमीशन जो है जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। इसी हवाले से इसी का जवाब जो है मैं बुलंद साहब से लेना चाहूंगी। सर बुलंद साहब, जो KPK के गंडापुर साहब ने जो मुतालबा किया है इंक्वायरी होनी चाहिए, 9 मई के जो वाकयात हैं, जो बेकसूर लोग हैं उनको इंसाफ मुहैया किया जाए और जो वाकई इस वाकये में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जुडिशियल कमीशन का मुतालबा किया गया है। लेकिन बिलावल ने सवाल किया है कि क्या पहले ये यकीन दिलाया जाए कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी उसको माना जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको जरा वजाहत दे दूं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीटों की बात हो रही है, तो इसका मुझे जरा आप जवाब देने दीजिएगा कि जब बाप पार्टी ने पिछले इलेक्शन में कोई रिजर्व सीट के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई थी और जब उनकी हिमायत में आ गए आजाद उम्मीदवारान, तो फिर उन्होंने जब रिजर्व की सीटें जमा करा दी तो सब इलेक्शन कमीशन ने दे दी। यही इलेक्शन कमीशन था जिसने दिया था सारी चीजें। जब हमारे खिलाफ तो जो इंतकामी कार्रवाई है वो तो बड़ी अरसे से आप सब देख रहे हैं कि हमारी जो सारी लीडरशिप को जेल में डाला गया, हमसे हमारा निशान छीन लिया गया, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं दी करनी दी गई और आज हमारी रिजर्व सीटें खा रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई है, हमारे लिए कोई आइन कानून नहीं है और दीगर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और बात रही दूसरी आपकी 9 मई की, तो उसमें तो हमारे वज़ीर आला ने भी और हमारा ईद साहब ने भी और हमारे दीगर रहनुमाओं ने, बैरिस्टर साहब ने भी खुलेआम कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलविस हैं जरूर सजा दे, लेकिन जो बेगुनाह लोग बंद हैं उनको तो कम से कम छोड़े, उनके साथ इंसाफ हो और बेगुनाह लोग जो खामखा बंद किए गए हैं उनके साथ तो इंसाफ भी हो, उसका अजाला भी हो। क्या दावा होगा, क्या अजाला होगा, इसका भी तयन किया जाए। और हमें अभी सबसे पहले जो हमारा सबसे हॉट इशू है वो फॉर्म 45 का है कि हमारे जो लोग कराची से और पूरे पाकिस्तान से 180 नशिस्तें हम जीत चुके हैं, उसका भी तो दावा होना चाहिए ना। जो हमारे फॉर्म 45 के हिसाब से कराची से 19 कौमी की, 36 सूबाई असम्बली की और हमारे पूरे पाकिस्तान से 180 कौमी असम्बली की सीटें, जिसके फॉर्म 45 हमारे पास है, कोई आवा दावा की बात नहीं है। अगर इनको किसी को शक है इस बात पे तो कुरान शरीफ लेकर आए और रखें, फॉर्म 45 को भी रख लें। अगर उसका भी शौक नहीं है तो आगे चेक कराएं, फॉरेंसिक कराएं, जो इन्होंने इंक्वायरी करनी करा लें। हमारे फॉर्म 45 के हिसाब से हमारी 180 सीटें होती है, रिजर्व सीटों के साथ 225 से 30 सीटें हमारी बनती हैं, वो हमें दी जाए। क्यों आवाम के हाथ पे डाका क्यों डाला जा रहा है, क्यों हमारे लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है? बुलंद साहब, ये क्लेम जो है सिर्फ ये क्लेम जो है वो सिर्फ हमारा है, हमारे अलावा किसी ने भी नहीं कहा कि धांधली हुई है। सब तो कह रहे हैं कि मुफाहमत करते हैं, सारे असम्बली के फ्लोर पे कहते हैं आओ हम मैसा की मईशत करते हैं, मैसा की जमहूरियत कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो आप जो हमारी चोरी की गई सीटें वो तो हमें दें, उसके बाद हमारे साथ जो बातचीत करनी है जरूर करें, हम तैयार हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हमारा भी दिल धड़कता है। इस पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान माल सब कुर्बान करने के लिए तैयार है, की भी है और तैयार भी हैं। हमारे लीडर अगर जेल में है तो सिर्फ इस एक वजह से है कि वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो है बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे साथ एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारी रिजर्व सीटें तक हमसे छीन ली गई हैं। तो इस तरीके से किस तरह जमहूरियत जो है स्ट्रेंथन होगी? आज इस सेट पे हम हैं, उस सेट पे ये लोग हैं,
कल उस साइड से कोई और होगा, इस साइड से कोई और होगा, तो फिर ये क्या जवाब देंगे? तो हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। हमें ठीक। हर सूरत जमहूरियत के साथ, आइन और कानून के ठीक। साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। साहब गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन ये क्लेम जो है, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, वो सिर्फ पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, ये तमाम तर पार्टियों को हैं। पीपल्स पार्टी को खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके मैंडेट को चोरी करने की कोशिश को चोरी किया गया है या इलेक्शन के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद तमाम तर पार्टियां, पीपल्स पार्टी या नून लीग, इस बात पे एग्री हैं कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना बहुत जरूरी है और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। क्या कहिएगा? देखिए सबीन, अभी मेरे भाई ने सरबुलंद ने एक बात कहा कि जनाब ये आज हमारे साथ है तो कल उनके साथ होगा, कल उनके साथ तो आज हमारे साथ है। लेकिन कम से कम इस एक बात पर तो मैं इत्तेफाक करूंगा पीटीआई के दोस्त के साथ कि यकीनन 2018 में जो कुछ हुआ इस मुल्क में, आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि मैं तो उस दिन का सोचकर हैरान हूं कि जब ये सब कुछ आपके साथ होगा तो आप इसको कैसे बर्दाश्त करोगे। तो 2018 में उस वक्त भी हम कहते थे कि आए पार्लियामान को मजबूत करें। 2017 में जब आप धरने पे गए थे उस वक्त भी हम कहते थे आए धरनों की सियासत को छोड़ें, मुल्क को इंतशार से बाहर लेकर आए और पार्लियामान को मजबूत करें। जब आप पंजाब असेंबली तोड़ते थे उस वक्त भी हम कहते थे कि ना तोड़ें, आइन का बखिए ना बिखेरें। आपने पंजाब असेंबली तोड़ी, केपी असेंबली तोड़ी, आपने असेंबली से इस्तीफे दे दिए। तो कहीं भी पाकिस्तान को स्टेबल करने का कोई अमल तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जाने से आया नहीं। तो ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ 2018 में एक मुल्क के साथ हुआ शायद उससे कुछ मिलता जुलता 2024 में भी हुआ। और अगर ऐसा है कि अगर तहरीक इंसाफ के दोस्त ये समझते हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्त ये समझते हैं कि सिर्फ ज्यादती उनके साथ हुई है, तो फिर धांधली केपी में भी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अगर अपना रोना पीटना करें तो वो केपी में उनसे छिनी हुई नशिस्तें का रोना पीटना करें। उनके पास सिंध में कौन सा मैंडेट था माजी में या उससे पहले कभी कोई मैंडेट था? वो केपी में जो अगर असेंबली उनकी जो छीनी गई है उसी में रोना पीटना उनका है। यही एहतजाज हमारा केपी के हवाले से भी है क्योंकि केपी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चंद एक सीटें हम जो समझते थे कि हम जीत चुके हैं वो हमें नहीं मिली। अवामी नेशनल पार्टी केपी में एहतजाज कर रही है, नून लीग भी केपी में एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी पंजाब में भी रिजर्वेशन रखती है, पीपल्स पार्टी सिंध में भी रिजर्वेशन रखती है, पीपल्स पार्टी कराची में और हैदराबाद में खासतौर पर होने वाले इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन मौजूद है। हम 97 में होने वाले इलेक्शन को भी 2097 में जब हमें 17 सीटें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हयाती में 17 सीटों तक हमें महदूद रखा गया, उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस 17 सीटों के साथ अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा किया और पार्लियामान को मजबूत किया। तो मैं जो ये सियासी नाबालिग आज तक जो रवैया इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है सियासी नाबालिगपन का, कम से कम तहरीक इंसाफ को अब इससे बाहर आकर इस मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए और पार्लियामान को आगे बढ़ाना चाहिए। वो जो अक्सर हम कहते हैं ना ये टूटी फूटी लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है बेहतरीन अमरीत से भी बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है, जो इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि मजबूत नहीं है इस मुल्क में डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो 2-3 दिनों से रवैया आपने कौमी असेंबली में अडॉप्ट किया है, क्या ये रवैया बेहतर है कि आप 91 सीट्स के साथ इस पार्लियामान को, इस जमहूरियत के एक फोरम को बदतमीजी वाले अंदाज में लेकर जाना चाहते हैं? क्या इस डेमोक्रेसी के लिए ये बेहतर होगा या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वो 17 सीटों के साथ होने वाली अपोजिशन का जो रवैया है वो बेहतर है? तो मेरे भाई सरबुलंद भाई और तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहूंगा कि खुदारा हालात को समझने की कोशिश करें और जो लड़ाई अभी लड़ी जा रही है डेमोक्रेसी के लिए, उसमें हो सकता है कि कल हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हों और डेमोक्रेसी की भलाई के लिए हम सब एक पेज पर हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में जाने से कोई एतराज नहीं किया था। आते तहरीक इंसाफ अगर मेजोरिटी में थे, आते दावत देते, आते हमसे बात करते कि आए हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, हमारा साथ है। लेकिन क्योंकि बजाय इसके उन्होंने इंतजार की तरफ जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं बन सकते तो ये असेंबली भी नहीं चलनी चाहिए, ये मुल्क भी नहीं चलना चाहिए, ये आइन भी नहीं चलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का भी बड़ा गर्क होना चाहिए। अगर इमरान खान वजीर आजम है तो सब ठीक है, अदरवाइज सब खराब है। तो ये रवैया जो है इस मुल्क को के बेहतरी के लिए बेहतर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को अभी समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, बालिगपन का मुजाहरा करना पड़ेगा और अगर करें फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी बात भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर करें, पार्लियामान के जो तकद्दुस है उसको पामाल न करें और आगे बढ़ें।
تو 91 सीटें बहुत होती हैं अपोजिशन करने के लिए। दिल बड़ा करें। खान साहब को अगर आप चाहते हैं कि अगर वो बाहर आ जाएं तो उनके जो साइफर का केस है वो मैंने नहीं बनाया, वो खुद उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत किया है। ठीक। 90 मिलियन का पाउंड का जो केस है वो उन्होंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। तो इस तरह कादर ट्रस्ट का जो केस है उन्होंने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। उसमें किसी सियासी जमात का किरदार नहीं है। जब ये केसेस इनके ऊपर थे तो वो जब चलने लगे थे तो वो इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रहे थे। तो ये सब हुआ, तुलसा खाना केस भी हुआ। मैं इनके फैमिली मैटर पे जाना नहीं चाहूंगा, ना मेरी क़यादत की तरफ से इस बात की इजाजत है, ना हमारा ये रवैया है। लेकिन बाकी जो केसेस हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जिस तरह आतिफ फरियाल टालपुर साहिबा ने, जिस तरह खुर्शीद ठीक। शाह ने, जिस तरह शर्जील में बने और पीपल्स पार्टी की तवील फहरिस्त है, उन्होंने जेलों और केसों का सामना किया है। तो अब ये भुगते आसिफ अली जरदारी साहब के उन अल्फाजों को याद करें और आए मिलकर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं। ठीक। सिद्दीक इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले जो बुलंद साहब ने बात की, उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की कि उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने माजी में बाप पार्टी का जो है हवाला दिया, इस पे भी बात कीजिएगा। और ये भी कि जो असेंबली में जो कुछ हमने देखा, जितना हंगामा हुआ या जिस तरह शोर शराबा किया गया, क्या मुल्क की मुआशी सूरत हाल जिस नहज पर है, जिस स्टेज पर है, मुल्क ऐवान इस बात को डिजर्व करते हैं? जी, मैं अर्ज करूंगा पहले तो जी कि इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये लोग गए हुए हैं, इनका वजूद पहले ही वहाँ गैर यकीनी है, इसलिए कि आईनी और कानूनी तौर पर जो पार्टी ईवान में मौजूद हो, दूसरी पार्टी के लोग उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सिरे से आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया और उनका अपना कोई एक भी नुमाइंदा कौमी असम्बली में, क्या सूबाई असम्बलियों में भी नहीं है। जी। तो इसका ये मतलब है कि कानूनी तौर पर इन्होंने जो शमूलियत इख्तियार की है उसकी हैसियत कुछ नहीं है, वो भी एक कागजी हैसियत है। चैलेंज हो गया और शायद मेरे ख्याल में किया है चैलेंज, और अदालत में जब कानून के सामने ये बात आएगी, इनके वकील वहाँ भी, चाहे हामिद खान हो चाहे अली जफर हो, कोई डिफेंड नहीं कर सकेगा, इसलिए कि ये कानून में लिखा हुआ है। तो मेरे भाई सर बुलंद साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, अब जब सिरे से आप पानी में नहीं हैं तो तैरेंगे कैसे? तैर नहीं सकते आप, बातों से नहीं तैर सकते आप, गुफ्तगू से तालाब नहीं पैदा कर सकते, इसलिए हकीकत की दुनिया में आ जाएं। दूसरी बात इन्होंने फरमाई है जी कुरान पाक पर आ जाए। अगर कुरान पाक पर बातें करनी है तो फिर पाकिस्तान को किसी सिविल लॉ, किसी क्रिमिनल लॉ, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते की जरूरत ही नहीं है। फिर हर बात सामने रखे कुरान पाक और चले। क्या कुरान पाक की बुनियाद पर या कुरान उठाना और कसमें खाना, ये तो बात ही दुरुस्त नहीं है। क्या हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फैसले ऐसे होते रहे हैं या कानून के मुताबिक फैसले होते रहे हैं जो अगरचे कुरान में ही अल्लाह ताला ने उतारा। आज भी इनके पास फॉर्म 45 है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, इन्हें उनके पास जाना होगा। बाकी ये टॉक शोज में जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी दलाल दे लें, इनकी हैसियत एक मतलब है परेका, यानी घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने की कि जी जेल में इनके लीडर जो हैं, जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, वो हरगिज़ आइन और कानून की बात नहीं कर रहे। इनके लीडर वो लीडर हैं जिनसे जब कहा गया कि ये घड़ी जो है अरबों रुपए की घड़ी, ये इतने में खरीदी है, इतने में बेची है, तो कहने लगे मेरा तोहफा मेरी मर्जी। यानी कानून कोई चीज ही नहीं। अगर आपका तोहफा आपकी मर्जी है तो फिर आप उस वक्त क्यों अपने मुखालिफिन को क्यों कहते थे कानून के मुताबिक बात करो, आइन के मुताबिक बात करो? तो अब आप आइन के मुताबिक नहीं चल रहे।
दूसरी बात है 190 मिलियन पाउंड की, 190 मिलियन पाउंड वो मलिक रियाज का, जो वो मुल्क से बाहर काला धन ले गए, वहां वो पकड़ा गया। वो एक हुकूमत ने, बरतानिया की हुकूमत ने बाकायदा वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को, और उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, भेजे, और इमरान खान ने वो रकम बंद लिफाफे में डाल के काबीना से मंजूरी लेके मलिक रियाज के अकाउंट में भेज दी। तो भाई ये आपने जुर्म किया है, आपने ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ये जुर्म किया है। इसका सबूत मौजूद है, दस्तावेजी सबूत है, नाकाबिल तरदीद है, आप तरदीद नहीं कर सकते। तो कहाँ आइन और कहाँ कानून? मैं ये समझता हूँ अगर मेरे दोस्त सरबुलंद खान खुद इमरान खान साहब के गुज़श्ता 10 साल के सारे बयानात, उनके क्लिप्स देखें तो कहीं वो कहते हैं कि जनाब काला कौवा काला होता है, कहीं वो कहते हैं सफेद होता है, फिर वो कहते हैं नहीं सफेद भी होता है और काला भी होता है। तो उनकी कोई एक बात भी दुरुस्त हो, कोई एक उनका मौक़िफ़ हो, सुबह कुछ शाम को कुछ। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा लीडर जो है उसके पीछे चलना, ये फिर सरबुलंद खान साहब ही चल सकते हैं। मेरा लीडर अगर ऐसे करता मैं तो ना चलता। ठीक, बुलंद साहब आखिरी सवाल आपसे, मीसाक मुफाहमत की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, जैसा कि वजीर आजम ने भी बात की है, दूसरी पार्टियां भी, जो पार्टियां ऐवान में आई हैं उनको अब मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए एक मीसाक मुफाहमत के तहत मिलकर काम करने की जरूरत है। जी बुलंद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सबीन, आपकी आवाज आ रही है। जी इकबाल साहब, यही सवाल मेरा आपसे, आप नहीं समझते कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या माजी की पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग या जो भी जमातें ऐवान तक पहुंची हैं, असेंबली तक पहुंची हैं, उनको मीसाक मुफाहमत के तहत आगे बढ़कर काम करना चाहिए ताकि मुल्क इस मुआशी बहरान से निकल सके? देखिए सबीन, इसमें तो दो सियासी जमातें जिन्होंने हमेशा शऊरी हालत में और बालिगपन का मुजाहरा किया है सियासी तौर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, एक मुल्क की दो सियासी बड़ी जमातें हैं जिन्होंने हमेशा बातचीत के दरवाजे पर बिलीव किया। ठीक है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हयाती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हरीफ जो सियासी जमात थी वो मुस्लिम लीग नून थी, और मुस्लिम लीग नून की हरीफ सियासी जमात पीपल्स पार्टी थी। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर ने कब्जा किया इस मुल्क की जमहूरियत पर, शब खून मारा, तो फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उसमें यही वो सब बातें थी कि पाकिस्तान में पार्लियामान को चलने दिया जाएगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत करने दिया जाएगा। हमने मफाहमत की मईशत की मफाहमत पर बात तो अब करना शुरू की है, जब खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खान साहब ने इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया, उसके बाद से मईशत पर मफाहमत की बात हो रही है। लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात करें और डेमोक्रेसी पर मफाहमत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे, बातचीत के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं किए, कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूंगा फिर उसको अपने साथ बिठाया, कभी किसी को पंजाब का डाकू नहीं कहा फिर उसको अपने साथ बिठाया, कभी कराची की जमात को कातिल जमात नहीं कहा फिर उसको अपने साथ बिठाया। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं किया, इख्तलाफ सियासत का एक हुस्न है, हमने वो जरूर किया, लेकिन किसी की जात पर हमला नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे खवातीन की बेहुरमती की गई, खवातीन लीडरान की बेहुरमती की गई, और खान साहब की गवर्नमेंट में जैसे प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने जिस तरह मरियम नवाज साहिबा पर जो अलकबात कसे हैं, वो क्या किसी लीडर को रेप देते हैं? या क्या मोहतरमा अभी फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया, जिस तरह मरियम नवाज को एक होटल के कमरे में उनके कमरा अपने शोहर के साथ मौजूद थी और दरवाजा तोड़कर उनको मियां बीवी को गिरफ्तार किया? ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि इस मुल्क में अगर आप गौर करें तभी 2017 से जो इंतशार तहरीक इंसाफ ने बर्पा किया हुआ है अभी तक वो थमा नहीं है, वो 9 मई के वाकयात के बाद थमा नहीं है, वो
साइफर के बाद भी थमा नहीं है, वो असेंबलियों में इस्तीफे देने के बाद भी थमा नहीं है। आखिर ये चाहते क्या है? आखिर ये कौन लोग हैं जो मुल्क में अपना तफरी फैलाना चाहते हैं, इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? ये यकीनन पाकिस्तान में जो इलेक्शन हमेशा होते रहे, हमेशा किसी न किसी को कोई ना कोई तहफुजात रहे, ठीक। जो रवैया इन्होंने अडॉप्ट किया है पाकिस्तान की तारीख में, आज तक किसी सियासी जमात ने वो रवैया adopt बिल्कुल नहीं ठीक, किया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नहीं था जो कि प्रोग्राम जो वक्त पड़े पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।